हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सामाजिक विज्ञान का इतिहास पढ़ रहे थे हम लोग। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये टोटल की टोटल इतिहास की सीरीज चल रही है, सामाजिक विज्ञान की सीरीज चल रही है हिंदी में, टोटल यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 यानी लास्ट लेक्चर है। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हमने अभी पिछले वीडियो में बात किया किसकी, जर्मनी की कहानी। जर्मनी की नहीं, ग्रीस की कहानी पढ़ी थी। इसमें बात करेंगे किसकी, जर्मनी की। यानी जर्मनी जो कंट्री है इसका एकीकरण कैसे हुआ और जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य थे वो आपस में मिले कैसे। तो एक हेडिंग आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जर्मनी, क्या सेना किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। सोचिए जरा कि किसी किसी भी राज्य में, किसी भी देश में एक राजा शासन कर रहा है तो वहां पर राजतंत्र है। तो राजा की जो सेना होती है, क्या वो सेना के मान का है कि वो अपने राजा को हटा दे और अपने देश में जो छोटे छोटे राज्य हैं किसी साम्राज्य के अंतर्गत में उसको मिला करके एक देश का बना सकते हैं, उसको एक मिला के देश बना सकते हैं। पॉसिबल है। अब वो कैसे पॉसिबल है, और जर्मनी में हुआ था ऐसा। हुआ क्या, 1848 में क्रांति हुई। क्रांति के बाद में, क्रांति हुई थी ना, अभी ग्रीस में क्रांति हुई, जर्मनी के लोगों ने क्रांति करी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद प्रजातंत्र क्रांति से दूर हो चुका था। यानी जो राष्ट्रवाद था वो प्रजातंत्र क्रांति से दूर हो चुका था यूरोप में। और जो रूढ़िवादी ताकतें थी वो राष्ट्रवाद की भावना को क्या करने लगे, हवा देने लगे। क्योंकि राजाओं को तो ये लग ही चुका था ना कि अब इतने सारे लोग क्रांति कर रहे हैं और हमारे लिए बस की बात नहीं है कि हम ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाएंगे, ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाएंगे। तो वो राजनीतिक प्रभुता हासिल करने की कोशिश, नाकाम कोशिश करने लगे, कोशिश करने लगी। तो जो जर्मनी में क्रांति हुई तो हमने देखा ना कि जर्मनी में जो भी मध्यम वर्ग थे वो आंदोलन तो कर रहे थे, लेकिन आंदोलन को कुचलवा दिया किसने, राजाओं ने। किसके साथ मिलकर के, सेना ने मिलकर साथ कुचलवा दिया। जो लोग हंगामा, उन पे गोलियां बरसा देते थे, आंसू गैस के गोले छुड़वा देते थे, जो ज्यादा लोग बोलते उनको देश से बाहर भिजवा दिया करते थे या फिर जेल में डाल देते थे उठा करके। तो जो प्रशिया में जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े भूस्वामी, उनको जंकर कहा जाता था। जंकर, जंकर शब्द है। तो वहाँ के जो हमारे वहाँ जमींदार बोलते हैं उनको, ठीक है ना। तो प्रशिया में जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उनको जंकर, वो भी क्या कहते थे, जो सरकार जमानतकारी नीतियां अपनाती थी उसका क्या करते थे, वो समर्थन करते थे। कहते थे कि राजा साहब बहुत ठीक कर रहे हैं, ऐसे इनके साथ बर्ताव करते रहिए, बर्ताव करते रहे। इसके बाद में क्या हुआ कि जब प्रसिया ने ही राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन की कमान संभाल लिया, प्रसिया ही वो जो राज्य था जो आगे आया, जिसने कहा कि अब जो है हमको जिम्मेदारी दीजिए कि हम सारे छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण करेंगे और एक नया देश बनाएंगे। तो एक व्यक्ति है ऑटोमन विस्कार, ये प्रसिया के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री कैसे, राजा थे, ठीक है ना। और राजा के राज दरबार वो मंत्रियों के साथ रहते थे ना, तो ये प्रसिया के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। इन्होंने ही जो जर्मनी का एकीकरण था, जो छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे उसको मिलाकर एक एक जर्मनी राष्ट्र बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये मंत्री थे, पॉलिटिशियन थे, इसका मतलब राजनीतिज्ञ थे। इस काम में बिस्मार्क ने इनका हेल्प किया था। बिस्मार्क एक और नाम है, नाम याद रखिएगा, नाम बहुत मायने रखता है। कहते हैं लोग नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में ही सब कुछ रखा है। आटो आटो वन जो बिस्मार्क थे ये मुख्यमंत्री थे, और जो आटोमन बिस्मार्क क्या थे, वो मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। एक व्यक्ति और आएंगे, अभी आगे मिलेंगे आपको, मैं नाम बताऊंगा उनका, तो वो सेना से थे बेसिकली। तो इस काम में बिस्मार्क ने क्या किया कि प्रसिया की सेना और प्रजातंत्र का सहारा, प्रशासन तंत्र, प्रजातंत्र नहीं प्रशासन तंत्र का क्या किया, सहारा लिया कि ये मिला करके जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य उनको मिला करके नया राज्य बनाना है। तो 7 सालों में 3 युद्ध हुए थे। जर्मनी का 7 साल में, आने वाले 7 सालों में 3 युद्ध, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ, डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ जो नॉर्थ में पड़ता है, और फ्रांस जो वेस्ट साइड में पड़ता है उसके साथ में युद्ध हुआ। और तीनों के तीनों युद्ध में जीत किसकी हुई, प्रसिया की। और इन 3 युद्धों के बाद में फाइनली जो है जर्मनी का एकीकरण हो गया। और जो प्रसिया के राजा थे उनका नाम था विलियम प्रथम, वो जर्मनी का बादशाह घोषित कर दिया गया। और वारसा में, वारसा कहाँ है, जर्मनी में इस जगह का नाम है। तो 1871 में जाकर के जर्मनी में एक समारोह हुआ। समारोह में जाके विलियम प्रथम को
जर्मनी का बादशाह घोषित कर दिया। ये कहाँ के रहने वाले थे? प्रसिया के। तो खुद पर्सिया भी इसमें मिल गया, और पर्सिया मिलने के बाद में जो छोटे छोटे इनके जो राज्य थे वो मिला करके ऑटोमन बिस्मार्क ने उन्होंने क्या कर दी, एक नया देश बना दिया। और जैसे ही जर्मनी का नया देश बचा, वहाँ पे अलग एक करेंसी, एक ही करेंसी, सारे के सारे उपनिवेशों में एक ही नोट चलेगा, बैंक बनवाए गए, न्याय व्यवस्था बनाई गई, कोर्ट्स बनवाए गए, और आधुनिकीकरण पे खास ध्यान दो, अच्छे अच्छे रोड, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ढेर सारी चीज़ें फैसिलिटी बनाई गई। और अधिकतर मामलों में जो प्रसिया का जो कायदा कानून था ना, वो भी जर्मनी में सीधे के सीधे अपना दिया गया था। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अब जर्मनी का एकीकरण हो चुका था, बारी थी किसकी? इटली की। इटली भी जो देश है वो भी क्या था, ये भी अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ करता, तो ये भी राजनीतिक अलगाव और विघटन का एक लंबा इसका इतिहास है। इटली एक ऐसा देश है जो पड़ता है भूमध्य सागर में, आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो ये जो कंट्री, इसका मैप शायद मैंने डाला होगा, एक मिनट, नहीं है क्या? कोई नहीं, स्लाइड्स में नहीं है। इटली का मैप है, हम आपको थोड़ा सा बना के समझा देते हैं। ये इटली कंट्री है, ठीक है ना, ये इटली कंट्री, इसका एक आइलैंड्स है, दो आइलैंड्स है जो पानी के अंदर में रहते हैं। तो ये जो कंट्री है, यहाँ पे वाटर बॉडी है दोनों साइड में, ये दोनों साइड में वाटर बॉडी है। इधर मिलेगा आपको एजियन सी, इधर मिलेगा टेरेनियन सी, और साउथ में मिलेगा आपको भूमध्य सागर, ठीक है। ये जो दो आइलैंड है, एक का नाम है कॉर्सिका और दूसरे का नाम है सिसिली। ये कॉर्सिका है और ये सिसिली है, आइलैंड है। तो इस कंट्री की क्या खास बात है, देखिए ध्यान से। ये जो कंट्री का जो ये वाला पोर्शन है ना, नदर्न पोर्शन, यहाँ पे माउंटेन्स पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो माउंटेन वाला रीजन है, ये यूरोप से जुटा हुआ है, बाकी पूरा का पूरा पानी में है। इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, साउथ में भी पानी है। तो ये पूरे के पूरे यूरोप से एक तरीके से जियोग्राफिकल तरीके से, भौगोलिक रूप से देखेंगे अलग होता है। तो किसी भी कंट्री के लिए इस देश पे हमला करना बहुत मुश्किल का काम था, लेकिन फिर भी ये कंट्री क्या थे, छोटे छोटे राज्यों में क्या हुए थे, बटे हुए करते। तो किसी जमाने में, यहाँ से लगभग 5 से 7 हज़ार साल पहले, यहाँ पे एक शहर है, इटली का एक शहर जिसको बोलते हैं रोम। तो यहाँ पे एक एम्पायर खड़ी हुई थी जिसको बोलते हैं रोमन साम्राज्य। क्या बोलते थे? रोमन साम्राज्य। और ये बहुत ही बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बेचारा क्या हो गया, टूट गया। किसी बहुत सारे इसके लंबा इतिहास है, कभी पढ़ेंगे फिर। और तो यही बात हो रही है कि जो इटली का जो राजनीतिक अलगाव और विघटन के क्या बहुत ही ज़्यादा लंबा इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है, छोटा नहीं, बहुत बहुत लंबा। जैसे इंडिया का हिस्ट्री है, वैसे इटली का ये लंबा इतिहास है। एक तरफ इटली में क्या था कि बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग साम्राज्य शासन करता था। हैम्सबर्ग साम्राज्य कौन थे? ऑस्ट्रिया हंगरी वाले, जस्ट इटली के नॉर्थ में पड़ता था। तो इटली का जो कुछ राज्य था, कुछ पोर्शन है, उस पर हैम्सबर्ग शासन करता था, और कुछ दूसरे हिस्सों में छोटे छोटे राज्य करते थे, ठीक है ना। तो अगर बात चले कहाँ पे, 19वीं शताब्दी के मध्य में, यानी सब जब 1850 का दशक चल रहा था, उस टाइम इटली में टोटल 7 प्रांत थे, बड़े बड़े। एक था, उसको बोलते थे सार्डिनिया पिडमाट। सार्डिनिया पिडमाट, इस पे ये जो राज्य था, इस पे इटालियन राज परिवार था, ठीक है। उत्तरी भाग में जो है, उत्तरी जो भाग, यानी ये जो अभी मैंने मैप बनाया था, ऐसे मैप का तो वैसे बहुत ज़रूरत है, कैसे भूल गया मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में शासन हुआ करता था किसका? ऑस्ट्रिया के हैम्सबर्ग का। और यहाँ पे ये सार्डिनिया और पिडमाट, यहाँ पे शासन था। सेकंड ये हो गए। थर्ड भाग में, यहाँ पे मध्य भाग में शासन हुआ करता था किसका? जो चर्च के पोप लोग थे उनका शासन था। जो साउथ का पोर्शन है, दक्षिणी भाग, यहाँ पे स्पेन के बोरबोन राजाओं का शासन था। और अब सोचिए, अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग, मध्य में कोई आ रहा है, उत्तर में कोई आ रहा है, दक्षिण में कोई आ रहा है, तो एक भाषा कैसे बोली जाएगी? तो इसीलिए इटालियन भाषा को कोई महत्व जो है नहीं मिल पाया था। और अलग अलग क्षेत्रीय और प्रशासकीय रूप से प्रशासन भी अलग था, क्षेत्रीय रूप भी इनका अलग था, और हर लोगों की क्या थी, अपनी करेंसी भी अलग अलग थी। तो ये पूरा का पूरा जो क्या था, डिसबैलेंस था, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो 1830 के दशक में, मैं शायद लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था क्या, जियोसेपे मैत्सनी। ये क्या, किस व्यक्ति की क्या खास बात थी? इसने कसम खाया था कि मुझे इटालियन गणराज्य की स्थापना करनी है सारे देशों को मिला करके, मैसनी ने।
इसने क्या किया, 1831 और 48 में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। 1831 में जो क्रांति हुआ था, आपको याद है ना। इसके बाद इसका राजा ने इनको क्या कर दिया था, देश से बाहर भिजवा दिया था। फिर से 1848 में जो विद्रोह हुआ वो भी क्या बोलते विफल हो गया था। तो विफल होने के बारे में, यानी अनसक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद में जो ये विफल हुआ आंदोलन, उसकी जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमाट और उसके शासक जो थे विक्टर इमैनुअल सेकंड ने द्वितीय पा गई। लोगों ने ये कहा कि देखिए, इटली चूंकि युद्ध में हारा है, इसके पीछे आपकी जिम्मेदारी है इमैनुअल साहब, तो आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए। तो उस क्षेत्र के जो शासक थे उनको ये लगा कि अगर इटली का एकीकरण कर दिया जाए तो उसका आर्थिक जो विकास जो है बहुत तेजी से होगा। मतलब कि जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं, सबकी शक्तियां जो है खराब खत्म हो जा रही, एक साथ लड़ेंगे तो पावर भी बढ़ेगा। कोई भी देश हमला करने से 10 बार सोचेगा, करे कि नहीं करे, और आर्थिक विकास भी तेज होगा। ठीक है। तो इटली के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको एक करने का जो आंदोलन था, उसकी अगुवाई सबसे पहले किसने उठाया, मुख्यमंत्री थे कैवर। वो ना तो क्या थे, क्रांतिकारी थे, ना ही एक प्रशासनिक, इनको ना तो प्रशासन का अनुभव था और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये जुड़े हुए थे, लेकिन ये मुख्यमंत्री थे कैवर। तो उन्होंने क्या कहा कि इटली जो है उन धनी और पढ़े लिखे लोगों में से है जिनकी संख्या काफ़ी है, यानी इटली में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है। उन्हें भी इटालियन से जो ज़्यादा जो है फ्रेंच भाषा मारे थे। मतलब कि जो कैवर थे, इनको इटालियन भाषा नहीं आती थी, फ्रेंच भाषा जो है बहुत ज़्यादा आती थी। फ्रेंच भाषा बहुत ज़्यादा आती थी और इसने क्या किया था, फ्रांस के साथ, अब चूंकि फ्रेंच भाषा आती थी इसीलिए फ्रांस के साथ मिल करके इन्होंने गठबंधन किया। और 1859 में ऑस्ट्रिया के साथ जो है युद्ध हुआ था इनका। तो ऑस्ट्रिया की जो सेना को हरा दिया था इन्होंने, कैवर ने फ्रांस से हेल्प लेकर के ऑस्ट्रिया की सेना को हरा दिया। उसके बाद में जो सेना के अलावा जो जवान थे, स्वयंसेवक, जो जब युद्ध हुआ था तो उसमें स्वयंसेवकों ने भाग लिया, जवानों ने भाग लिया। और उसकी अगुवाई, जो सेना गई थी लड़ने के लिए इटली की तरफ से, किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, उसका नेतृत्व किया था किसने, गैरीबाल्डी ने। एक व्यक्ति, इसका नाम याद रखिए, गैरीबाल्डी। ये बोल सकते हैं कि सेना का वो एक तरीके से अध्यक्ष था। तो क्रांति के अगले ही साल क्या हुआ कि मार्च का महीना था 1860 में, तो दक्षिणी इटली राज्य की ओर बढ़ रहे थे। दक्षिण इटली और टू सिसिली के राज्य की ओर बढ़ रहे थे। तो किसानों का क्या मिला, किसानों का समर्थन जीत लिया। गैरीबाल्डी जो है, अब जब जीत के आया युद्ध तो इतनी देश में इनकी प्रशंसा हुई कि ये दक्षिण इटली, ये छोटे छोटे राज्यों के नाम है, दक्षिण इटली हो गया, सिसिली हो गया, यहाँ के लोगों ने क्या मिला, समर्थन मिला। तो जो गैरीबाल्डी जब आ रहा था उनका समर्थन हुआ, वो चीज़ें वो जीते। और स्पेनिश शासकों, जो स्पेन के शासक, बुर्बन डायनेस्टी का शासन था ना दक्षिण में, तो उनको जो है हटा दिया। मतलब कि कंट्री हमारा है, हमारे देश पे तुम क्यों अलग अलग राज्यों के राज शासन कर रहे हो। तो उत्तर साइड में जो ऑस्ट्रियन एम्पायर का हैम्सबर्ग थे ना, हैम्सबर्ग का जो शासन था उससे युद्ध करके उनको देश से खदेड़ डाला। साउथ में आए, गैरीबाल्डी सेना लेके साउथ में आया, और साउथ में बुर्बन डायनेस्टी का जो राजा था वो शासन कर रहा था, उसको युद्ध करके उसको उखाड़ फेंका। और लोगों ने भी उसका समर्थन दिया कि चलो हमारे देश का है, हमारे देश का अपने देश को मिलाना चाहता है, तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे देश पे शासन करेगा, तो हमारे देश की भलाई के बारे में सोच रहा है। तो लोगों ने इसके लिए इसका क्या किया, इसके लिए क्या किया, उसका हेल्प भी किया। तो 1861 में जाकर के विक्टर इमैनुअल द्वितीय को समग्र इटली का राजा घोषित कर दिया गया। पूरा का पूरा इटली से जो विदेशी राजा थे वो खदेड़ दिए गए, अब पूरा का पूरा इटली बच गया। तो विक्टर इमैनुअल जो थे द्वितीय, उनको इटली का राजा घोषित कर दिया। लेकिन जो इटली का एक बहुत बड़ा भाग था, वो उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा का मतलब नहीं जानते थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा होती क्या है, वो उनको भी पता नहीं था। और वहाँ के जो लोग थे, चूंकि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राज्य, तो वहाँ पर अशिक्षा भी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। लेकिन धीरे धीरे गैरीबाल्डी ने उनको शिक्षा देने की नीति अपनाई और अपने देश का विकास किया। तो गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, दो लोगों ने मिल करके, समझ रहे हैं गैरीबाल्डी कौन थे,
सेना के नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरा बिस्मार्क कौन थे, वो मंत्री साहब। दोनों ने मिल करके प्लानिंग की, और एक व्यक्ति और वो कैवर, 3 लोगों ने मिल करके अपने पूरे के पूरे इटली को विदेशी राज्यों के नियंत्रण से मुक्त किया और अपने देश का एकीकरण किया। समझ में आई बात। अब एक और कंट्री बचता है ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी, ब्रिटेन वही ब्रिटेन, अंग्रेजों वाला ब्रिटेन, उसी की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटेन में भी एक क्रांति हुई, ब्रिटेन में भी क्रांति हुई थी। तो ये क्रांति जो है एक एक या 2 दिन में नहीं हुई थी, ये भी लंबे समय से चली आ रही थी क्रांति। तो लंबे समय से जब क्रांति चल रहे थे, तो ब्रिटिश नाम का जब ये भी एक तरीके से आइलैंड है। इसका ये कंट्री कैसे दिखता है ये भी देख लीजिए आप, ठीक है ना। ये ब्रिटेन आइलैंड है, बाकी यूरोप से अलग होते हैं ये। तो ये जो ब्रिटेन आइलैंड है, तो ये यहाँ पे एक आइलैंड, इसको बोलते हैं आयरलैंड। तो यहाँ पे 2 आयरलैंड है, एक को बोलते हैं नदर उत्तरी आयरलैंड, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी आयरलैंड। और ये पूरा का पूरा जो आइलैंड है, इसमें भी छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, सबको मिला करके बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो ये आइलैंड में भी अलग अलग राजाओं के शासन थे। और ये आइलैंड में, और ये जो आइलैंड इसका नाम था आयरलैंड, इसमें 2 ग्रुप बटा हुआ था। समझ गया। जो 2 ग्रुप बटा हुआ था, तो जो ब्रिटिश का ये द्वीप है, वे ये भी क्या था कि विभिन्न नस्ल के हिसाब से अलग अलग नस्ल के लोग रहते थे। कुछ इंग्लिश थे, कुछ वेल्स थे, कुछ स्कॉटिश थे, कुछ आयरिश थे। सब आइलैंड में रहने वाले लोगों का मैंने लोकेशन भी बता दिया। और हर नस्ली ग्रुप, अब अगर नस्ल अलग होगी तो सिंपल सी बात, उनकी संस्कृति अलग होगी, राजनीतिक परंपरा अलग होगी। सारे लोग अपनी 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 संस्कृति को मान रहे थे। अब जैसे इंडिया को ही ले लीजिए ना, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हिंदू किसी और देवता की पूजा करते हैं, मुस्लिम किसी और की पूजा करते हैं। हमको कुछ और खाना पसंद है, उनको कुछ और खाना पसंद है। हाँ, आपको कुछ और खाना पहनना पसंद होगा, तो पड़ोसी वालों को किसी और पसंद होगा। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे भी थी। इन सभी में से जो इंग्लिश थे, जो अंग्रेजी बोलते थे, इंग्लिश राज्य के लोग, ये धीरे धीरे क्या हो गया कि ताकत में बढ़ रहे थे। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने दूसरे देशों पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। दूसरे देशों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, तो इनका जो प्रभुत्व है ना, कि द्वीप समूह से अन्य राष्ट्रों पर भी स्वाभाविक था। तो बहुत लंबा झगड़ा चला, और लंबा झगड़ा चलने के बाद में अब ये कहते थे कि यार देखो, वेल्स वाले, स्कॉटिश वाले, तुमको तो हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा धनी हम ही हैं, और हमारी जो है जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। तो 1888 का सन था, ठीक है ना। तो जो इंग्लिश की जो पार्लियामेंट थी, वहाँ पे भी राजा शासन करते थे। तो राज परिवार थी, यानी जो वहाँ पे राजा शासन करते थे, उनको लोगों ने क्या करते, हंगामा करके राजगद्दी से हटा दिया। 1688 ईस्वी में ही राज गद्दी से हटा दिया। कहा कि काम करिए, आप चुपचाप वहाँ बैठिए, और देश का जो नेतृत्व है वो लोग करेंगे, जो हम वोट दे करके उनको चुनेंगे वो करेंगे। अब जो इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी, वो ब्रिटेन के राष्ट्रों में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पार्लियामेंट आया, राजा राजा साहब को राजगद्दी से हटा दिया गया, वहाँ पार्लियामेंट बना दिया गया। तो 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड आइलैंड की बात हो रही है, ये देखिए यहाँ पे, ये आयरलैंड है और ये इंग्लैंड है इसमें कहीं, ठीक है ना। तो इन दोनों लोगों के बीच में क्या बना है कि यूनियन एक्ट बना, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। अभी पूरा का पूरा आइलैंड इसको बोलते थे ग्रेट ब्रिटेन। और इस आयरलैंड वाला जो आइलैंड था, इसमें 2 था, एक उत्तरी आइलैंड, एक दक्षिणी आइलैंड। उत्तरी आइलैंड ये कहा कि हम जो है ब्रिटेन के साथ रहेंगे, समझ रहे हैं। और दक्षिणी आयरलैंड ने ये कहा कि नहीं, हम अलग देश रहेंगे, हमारा नाम रहेगा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में क्या हो गया, एक ट्रीटी हुआ, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। और इसमें इंग्लैंड ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसीलिए जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उसमें आयरलैंड के भी लोग हैं, वेल्स के भी लोग हैं, स्कॉटलैंड के भी लोग हैं, अलग अलग नस्ल के लोग हैं। बट जो चूंकि इंग्लैंड ने ज़्यादा भूमिका निभाई थी, इसीलिए इसमें कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उसमें इंग्लिश सदस्यों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, और आज भी है, उस टाइम भी थी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ब्रिटिश पहचान बढ़ने लगी, ब्रिटेन कहीं भी जाते थे, ब्रिटेन ब्रिटेन ब्रिटेन। तो जो स्कॉटलैंड के जो लोग थे, उनकी संस्कृति और उनकी राजनीतिक संस्था क्या होने लगी, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। स्कॉटिक जो
हाईलैंड था, यानी स्कॉटिश जो हाईलैंड वाला जो इलाका था वहाँ पे कैथोलिक लोग रहते थे। क्रिश्चियन में भी अलग अलग समुदाय हैं, जैसे हिंदू में है ना समुदाय हैं कि जैन और बौद्ध लोग, या फिर आप सिखों को ले लीजिए, वो कहते हैं हमारा अलग धर्म है, बट वो भी आते हैं हिंदू में ही। सेम तरीके से कैथोलिक भी आते हैं कि वो भी अ, ईसा मसीह को मानते हैं, लेकिन इनका कुछ जो रीति रिवाज पूजा पूजा पाठ करने का वो अलग होता है। तो जो कैथोलिक रहते थे, तो जो कैथोलिक थे स्कॉटलैंड वाले में, वो ये कह रहे थे कि हमको कुछ और ज़्यादा स्वतंत्रता दीजिए, हमको दमन का सहारा करना पड़ता है। हमारी वो अपनी जो उनकी एक भाषा थी जिसको बोलते थे गैलिक, गैलिक भाषा जो बोलते थे, ठीक है ना। तो जो भी स्कॉटलैंड कैथोलिक लोग थे वो चाहते थे कि हम अपनी जो हमारी जो गैलिक भाषा है वो बोलें, हमारा जो पारंपरिक परिधान है, हमारे जो पूर्वज कपड़ा पहनते आए हैं उसी टाइम का हम कपड़ा पहने। तो उनको क्या थी, मनाही थी कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं पहन सकते, और अगर वैसा पहनते थे तो उनको क्या करता, ज़बरदस्ती देश से निकाल दिया जाता था। आयरलैंड की भी सेम स्थिति थी, सेम स्थिति थी। यह भी एक ऐसा देश था जहाँ पे कैथोलिक और प्रो प्रोटेस्टेंट, समझ लीजिए ये दोनों भगवान ईसा मसीह को मानते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है। क्रिश्चियन अलग होते हैं, कैथोलिक अलग होते हैं, प्रोटेस्टेंट जो हैं अलग होते हैं। सारे लोग ईसा मसीह को ही मानते हैं, लेकिन अंतर होता है तीनों में, पूजा पाठ करने का तरीका, खान पान का तरीका, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि आयरलैंड में भी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे। इनमें जो है कैथोलिकों की संख्या थी ज़्यादा, कैथोलिकों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड से हेल्प लेकर के क्या, जो प्रोटेस्टेंट के लोग थे, इन प्रोटेस्टेंट ने क्या किया था, अपना दबदबा बना कर रखा था कि कोई भी काम कराना है हमारा ही होना चाहिए, कैथोलिक लोगों का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो दो व्यक्ति थे, एक का नाम था वोल्फ टोन और दूसरा नाम था यूनाइटेड आयरिशमैन। इन दोनों ने क्या किया कि 1798 में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, लेकिन विद्रोह क्या हुआ, विफल हुआ। फिर 1801 में 1801 में जो आयरलैंड था उसको ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में क्या कर दिया गया, शामिल कर लिया गया, और तब जाके बना एक ब्रिटिश राष्ट्र, और ज़बरदस्ती जो है इंग्लिश संस्कृति उनके ऊपर थोप दी गई। और यूनियन में जो बाकी लोग थे कि एक समझौता हुआ था कि सारे धर्मों का सम्मान किया जाएगा, वो धरा का धरा रह गया। तो एक राष्ट्र की कल्पना कैसे की है। तो जो कलाकार थे ना, वो कलाकार क्या करते थे, राष्ट्र को दर्शाने के लिए एक महिला की तस्वीर का इस्तेमाल किया, ब्रिटेन के लोग। अब वो जैसे इंडिया में कैसे बोलते हैं भारत माता, एक देश को बनाने के लिए हम माता शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे ही वो एक देश को बताने के लिए कि भले ही अलग अलग नस्ल के लोग हैं, वो एक धरती पर रहते हैं, तो वो एक धरती का माता है, तो एक महिला की तस्वीर का इस्तेमाल करते थे। फ्रांसीसी भी जब क्रांति हुई थी तो वहाँ के जो कलाकार है उदारवाद, न्याय और प्रजातंत्र की भावना को दर्शाने के लिए वो भी क्या करते थे, महिलाओं की पुस्तकों का इस्तेमाल करते थे। तो फ्रांस का जो राष्ट्र है उसको नाम दिया गया था मैरियन, जिसे हम बोलते हैं भारत माता। वैसे फ्रांस अपने देश को क्या बोलते थे, मैरियन। ये ईसाइयों में बहुत लोकप्रिय नाम था, जैसे भारत माता हमारे हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय नाम है, वैसे ही वैसे ही जो मैरियन नाम था वो ईसाइयों के लिए बहुत लोकप्रिय था। अब सोचिए किसी धर्म से एक नाम उठा करके अपने देश के साथ जोड़ेंगे तो कितनी एकता बढ़ेगी। सेम तरीका हुआ वहीं, ईसाइयों में बहुत ज़्यादा एकता बढ़ी, और उसका जो चरित्र उपरण है उदारवाद प्रजातंत्र को, इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका मिली। वो लाल टोपी हो गया, तिरंगा हो गया, कलगी पहन करके अपने आप को बताते कि देखो मैं फ्रांस का हूँ, देखो मैं फ्रांस का हूँ। मैरियन की मूर्तियाँ चौराहों पर लगाया गया, उनकी तस्वीर हो गया, सिक्कों पर उसकी उनकी जो तस्वीर थी मैरियन की, सिक्कों पे, टोपी पे, कपड़ों पे छापी गई, और इससे क्या होता था कि लोगों के अंदर जो है एक भावना जागृत होती थी। और सेम तरीके से एक चिन्ह है जिसको बोलते हैं जर्मेनिया, वो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक बन गया। वो जर्मेनिया जो है, जर्मनिया के सिर पर जैतून के पत्तों का ताज हुआ करता था, ठीक है ना। और जो जर्मनी में जो जैतून है वो बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। फ्रांस में एक अलग था पैटर्न, और जर्मनी में कुछ अलग ही पैटर्न था। तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, अब देखिए 19वीं सदी जैसे जैसे अंत होने लगी तो जो राष्ट्रवाद था ना, राष्ट्रवाद में
जैसे राष्ट्रवाद की भावना थी कि हमको अपने देश को बढ़ाना है, हमारे देश को गौरव को हासिल करना है, तो उसमें अभी जो राष्ट्रवाद की भावना में उदारवादी और जो प्रजातांत्रिक भावनाएं थी ये धीरे धीरे कम होने लगी जैसे ही सन 1900 के हम करीब आते गए। और जितनी भी यूरोपीय ताकतें थी वो कहने लगी कि अब हमको क्या करना है, अपना साम्राज्य बढ़ाना है। यूरोप में नहीं, यूरोप के बाहर, यूरोप में नहीं बढ़ाना है अपना साम्राज्य, यूरोप के बाहर जो है अपना साम्राज्य बढ़ाना है। और ऐसी महत्वाकांक्षाओं को साधना शुरू कर दिए। वो क्या किए कि अपने देश से बाहर निकले, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया वाले देशों की तरफ लगे बढ़ने। और बढ़ते बढ़ते क्या हो गया कि उन्होंने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए, गुलाम बनाने शुरू कर दिए। इसी टाइम में क्या हुआ कि जो यूरोप का दक्षिण और पूरब में जो हिस्सा है उसको बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन प्रायद्वीप बोलते हैं। अब बाल्कन में संकट हो गया, वहां पे लोगों ने हंगामा कहा किया और छोटे वो जो पूरा का पूरा जो था ना ऑटोमन साम्राज्य वो टूटने लगा। टूट बाल्कन में क्या हुआ कि भौगोलिक और नस्ली विविधता तो भरपूर थी, और वहां पे बेमतलब का वो ऑटोमन एम्पायर था। तो ऑटोमन साम्राज्य जैसे ही हटा तो वो क्या हो गया कि पूरा का पूरा बाल्कन पेनिनसुला छोटे छोटे देशों में टूट गया। तो कौन कौन से देश बने? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीक, मकदूनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो। ग्रीस वाला इलाका देख रहे थे आप सेकंड थर्ड लेक्चर में? तो जो ग्रीस के जब नॉर्थ में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, ये सारे देश वहीं आपको मिल जाएंगे। तो मोंटीनिग्रो सब इसी क्षेत्र में आते हैं, बाल्कन बाल्कन पेनिनसुला में। और इसमें रहने वाले जो सबसे ज्यादा लोग थे उनको बोलते थे स्लाव। तो जो बाल्कन का जो बहुत बड़ा हिस्सा था, अभी मैंने बताया ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ये ये वो दौर था जब ऑटोमन साम्राज्य जो है धीरे धीरे टूटने लगा। और जो रोमांटिक क्या थे, राष्ट्रवादी भावना जो बढ़ रही थी ना, जो विज्ञान के खिलाफ थे, और लोकगीत, संगीत, नाटक के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना फैला रहे थे। अब उसी राष्ट्रवाद की भावना की बारूद पे बैठे ये बाल्कन के लोग, और पूरा का पूरा जो ऑटोमन साम्राज्य टूट गया। ऑटोमन साम्राज्य टूट गया और उसके बाद में ये सारे देश बनने लगे। तो बाल्कन के जो देश हैं वो क्या करते थे कि अपना इतिहास और राष्ट्रीय पहचान का हवाला दे करके अलग अलग होने की घोषणा करने लगे। कि जैसे सर्बिया के लोग बोल रहे हैं कि चूंकि हम लोग पूरे के पूरे स्लाव लोग हैं, हम पुराने ज़माने में एक साथ रहते थे तो हम भी साथ रहेंगे, हमको अलग देश चाहिए। तो ये धीरे धीरे करते 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 करे पूरा का पूरा जो हथियार जबरदस्त लड़ाई, ये पूरा का पूरा बाल्कन जो छोटे छोटे देशों में टूटने लगा। और भी जो यूरोपीय ताकतें थी उपनिवेश, वो व्यापार को लेकर कसमकस थी। अब ब्रिटेन के लोग थे कि अफ्रीका में हमको ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करना है, एशिया में ज़्यादा से ज़्यादा देश कब्जा करना है। सेम तरीके से फ्रांस के लोगों का यही था कि हमको यहाँ कब्जा करना है, वहाँ कब्जा करना है। तो ये कब्जा के चक्कर में, उपनिवेश बनाने के चक्कर में उनमें भी लड़ाइयाँ होने लगी, लेकिन देश से बाहर होती थी। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, हर शक्ति का यही लक्ष्य था कि कैसे जो किस तरीके से बाल्कन पर नियंत्रण पाया जाए। और इस कारण कई लड़ाइयाँ हुई, और बहुत सारी लड़ाइयों का एक परिणाम रहा प्रथम विश्व युद्ध। अभी बाल्कन में जब छोटे छोटे देश मान रहे थे ना, तो इनकी निगाहें थी, ये जो देश थे चाहते थे कि मेरा भी कुछ कुछ देशों पर कब्जा हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बेसिकली। तो 19वीं सदी जैसे खत्म हुई या खत्म हो रही थी, तो उपनिवेश कई देश बने। उपनिवेशी ताकतों का विरोध कर रहे थे कि हमारे भी, इंडिया भी तो एक उपनिवेश ही था, तो यहाँ पे भी हमारे वहाँ की हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए जैसे यूरोप के अन्य देशों में मिल रही हैं। और उन्होंने अलग अलग उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की अलग अलग परिभाषा अपनाई गई। और राष्ट्र एक आइडिया जो था वो वैश्विक आइडिया जो है बन चुका था। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में क्या मतलब हुआ ऐसा? तो आदर्शवादी जो राष्ट्रवाद थे एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। जो राष्ट्रवादी थे वो क्या थे, एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। 1857 के बाद जो है यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में तनाव बढ़ा। और तनाव बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था? स्लाव लोगों का रहना। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग भौगोलिक, हमारे अंदर में जाति विभिन्नता है, और हम ऑटोमन साम्राज्य के अंदर में नहीं रहेंगे, इसके कारण विस्फोट हुआ। फिर दूसरा पॉइंट ये कि जो स्लाव थे वो विभिन्न समूहों की पहचान थी, उनका आपसी टकराव हुआ इसके कारण। और
जितनी भी यूरोपीय शक्तियां थी अपने में लड़ने के कारण, नए नए उपनिवेश बनाने के कारण उनमें युद्ध हुए, प्रतिस्पर्धा हुई कि पहले हम जो है ब्राजील पे कब्जा करेंगे, फ्रांस के लोग बोले करें ना, स्पेन के लोग हम कब्जा करेंगे। इंडिया में भी 4-5 देशों के लोग आए थे। ब्रिटेन वाले आए थे, पुर्तगाल वाले आए थे, फ्रांस वाले आए थे, स्पेनिश आए थे। ये लोग लड़ाई करने लगे अपने में। फाइनली कौन जीते? ब्रिटेन ने सारे देशों को हरा करके देश से खदेड़ दिया और पूरे को पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया। ठीक। 1815 के बाद में एक नया जो रूढ़िवाद, उसमें चेंजेस क्या क्या थे मेन वाले? पहला ये कि जब नेपोलियन हार गए थे, कौन से युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में। तो यूरोपीय जो सरकारें थी वो रूढ़िवाद की भावना को क्या करने लगी? बढ़ाने लगी। और स्थानिक जो परंपराएं संस्थाएं थी जैसे राजतंत्र, चर्च, उसको बढ़ावा देने में सोचने लगी। उसके बाद में 1815 में क्या हुआ कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा और जो ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिला करके किसको हराया था? नेपोलियन को हराया। और वियना की संधि हुई, फिर से बुर्बो डायनेस्टी को क्या किया गया? 1815 में उनको राजगद्दी पे बैठा दिया गया। और जो ये निरंकुशता को जो खत्म किया गया तो 1815 के बाद फिर से शुरू हो गया। और जो भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश किया उसके ऊपर पूरी तरीके से सेंसर लगा दिया जाता था। और सेंसर लगा दिया जाता है। फिर से जब 1848 में क्रांति हुई, फिर से पुरानी व्यवस्था आ गई, प्रजातंत्र आ गया। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर 4 लेक्चर्स के बाद में खत्म हो जा रहा है अब। यानी पूरे के पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़े कि राष्ट्रवाद की भावना से हम शुरू किए थे कि राष्ट्रवाद की डेफिनेशंस क्या होती है, फिर अलग अलग देशों का, फ्रांस की क्रांति से जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, रसिया में क्रांति कैसे हुई, ठीक है ना, ग्रीस को कैसे आज़ादी मिली, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसके साथ में लेकर के जो बाल्कन प्रायद्वीप में रहने वाले देश थे वो कैसे एक जब देश हुआ एक साम्राज्य के अंदर थे, वो छोटे छोटे देशों में कैसे बढ़ गए, पूरा का पूरा कहानी जो हमने पूरा पढ़ लिया है। एक रिक्वेस्ट आपसे है, जब ये पूरा वीडियो खत्म हो जाए तो पूरा सीरीज एक बार आप फर्स्ट लेक्चर फिर देखें, सेकंड देखें, थर्ड देखें, फोर्थ देखें। देखने के बाद में आप अपना चैप्टर बुक में ओपन करके उसको पूरा का पूरा पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा और क्लैरिटी बढ़ेगी और उसके बाद में आप जाके एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके चैप्टर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।